बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। हमने CPC के ऑर्डर 1 से लेकर 21 तक एक लेक्चर का सिलसिला शुरू किया था, जो कि था लेक्चर्स ऑफ CPC ऑन फिंगर टिप्स फ्राम ऑर्डर नंबर 1 टू ऑर्डर नंबर 21। हमने उसकी पार्ट 1 वीडियो 1 हमने अपलोड कर दी है, लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है, जो ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 13 तक मुश्तमिल है। अब पार्ट 2 जिसमें हमने 14 ऑर्डर्स लेके ऑर्डर 21 तक डिस्कस करने हैं। तो ये हमारा पहला एक छोटा सा कोर्स है फिंगर टिप्स पे फ्रॉम ऑर्डर नंबर 1 टू ऑर्डर नंबर 21। इंशाल्लाह उसके बाद हमने ऑर्डर 21 से आगे भी इसको अपलोड करना है फिंगर टिप्स पे। बाकी जो इसके डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो ऑर्डर 21 तक ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। सो ऑर्डर नंबर 14 डिस्कस अबाउट द इश्यूज़। अब इश्यूज़ मतलब जो पार्टीज़ के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े का सबब क्या है, झगड़े का नुक्ता क्या है, उसे हम कहते हैं इशू। ठीक है। अब इशू किस ने डिसाइड करने होते हैं? इशू डिसाइड करने होते हैं कोर्ट ने। अब इशू कहाँ से कोर्ट डिसाइड करेगी? जब प्लेंट आती है, जब रिटन स्टेटमेंट आती है, कोर्ट उसमें से देखती है कि उसने इल्ज़ाम क्या लगाया है, उसने कौन से इल्ज़ाम को रद्द किया है। ठीक है। रिटन स्टेटमेंट में कौन से इल्ज़ाम को उसने डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया है, प्लेंटिफ ने कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए हैं। फॉर सपोज़ हम ये कहते हैं कि भाई अली ने चेक दिया था अहमद को। अली ओके, ए वर्सेस बी। अब ए ने क्या किया, चेक दिया था बी को। अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। या कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है जो कि मतलब काबिल कबूल नहीं था कहीं इन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। अब वो अगर काबिल कबूल नहीं था तो बी जाता है कोर्ट में। बी जाता है कोर्ट में कि भाई जो ए ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया था वो क्या है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है। ठीक है, झूठा डॉक्यूमेंट है। तो जब वो फोर्ज डॉक्यूमेंट लेके जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में उसने प्लेंट में लिख दिया कि भाई ए ने मुझे एक फोर्ज डॉक्यूमेंट दिया था, एक झूठा डॉक्यूमेंट दिया था, एक फेक डॉक्यूमेंट दिया था। ठीक है। तो मेरा चेक डिसऑनर हो गया है, मेरी एडमिशन होने से रह गई है, मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फॉर सपोज बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। तो अब ये ए कहेगा कि नहीं जी, जो मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिया था वो ओरिजिनल था, वो उससे ए ने गुम कर दिया है, और बी ने गुम कर दिया है। अब बी मेरे ऊपर क्या कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अब यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि वेदर उसको जो डॉक्यूमेंट दिया गया था वो फोर्ज था कि नहीं था। ठीक है। अब उसका क्या कहते हैं, ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होगा, बी पे। किस पे, बी पे। क्यों? क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहा है ना, वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई प्लेंटिफ इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो झूठा था। ठीक है। अब ए कौन सा इल्ज़ाम लगा रहा है अपने रिटन स्टेटमेंट में? ए ये लगा रहा है कि मैंने तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था। तो उसमें इशू ये फ्रेम होगा कि वेदर उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है। तो उसका उसका जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होगा। ठीक है। जिसने रिटन स्टेटमेंट में लिखा है कि मैंने तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था, इससे गुम हो गया, अब वो उसने प्रूफ करना है। तो देखते ये होते हैं इशूज़। ठीक है। इस तरीके से इशू बनते हैं। ठीक है। जो ऑर्डर हमने 14 पढ़ा था जब डिटेल्ड लेक्चर्स में, उसमें मैंने इसके केस लाज भी अपलोड किए थे जिसमें इश्यूज़ के बारे में लिखा गया है। तो आप वहाँ से जाके वो लेक्चर्स, वो केसेस डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ के सही तरीके से इनको समझ सकते हैं। इसका जो रूल 1 है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, अब वो बताता है कि जो इश्यूज़ होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ इफेक्ट। जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है ना वो एविडेंस के जरिए प्रूफ होगा। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, फोर्ज था नहीं था, उसने गुम किया नहीं किया, वो सारे के सारे क्या किससे ताल्लुक़ रखते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से। ठीक है। जब आपने फैक्ट प्रूव करना होगा वो कैसे करेंगे, एविडेंस के ज़रिए। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि भाई जो उसने सूट फाइल की है वो टाइम बार्ड है। ठीक है। उसने अपील करनी थी 30 दिनों में, उसने 30 दिनों में अपील नहीं की। उसने 2 सालों में के अंदर फॉर सपोज़ किसी भी कोई भी सूट आपने फाइल करनी होती है तो वो 2 साल के अंदर करनी होती है। ठीक है। फॉर सपोज़ अगर आप वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद करते हैं तब वो कोर्ट कहेगी भाई टाइम बार्ड है। तो वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, वो किससे रिलेट करता है, लॉ से। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ कहाँ डिटरमाइन करेंगे, कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि वेदर मेरी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है इस केस को सुनने की, वेदर काज ऑफ एक्शन मौजूद है कि नहीं है, वेदर जो कोर्ट की फ़ीस है वो पे की गई या नहीं की गई। तो सारे के सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। या इनके इश्यूज़ बनते हैं या फिर फैक्ट्स के इशू, ये दो इशू बनते हैं। फिर जब इश्यूज़ बन जाते हैं उनको डिसाइड करने, फिर उसके बिना पे केस डिसाइड होता है।
ठीक है। अभी देखेंगे हम अगर भाई यहाँ पे अगर बी प्रूफ कर देता है कि मुझे ए ने झूठा डॉक्यूमेंट दिया था, तो बी के आगे में फैसला चला जाएगा। ठीक है, बी प्रूफ कर दे तो बी के आगे में फैसला चला जाएगा। देखिए ना, अब जब इशू फ्रेम हो गया तो अब हमने क्या करना है, इशूज़ को प्रूफ करना है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले क्वेश्चन ऑफ प्रियोरिटी, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। फॉर सपोज अगर पहले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को हम डिस्कस कर लें, अरे कोर्ट कहती है कि भाई हम पहले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड करना है। वो जब फैसला आ जाए फिर कोर्ट कहे ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं था, ठीक है, ये तो मेरी हद में नहीं आता, ये इस मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस को सुनने की। तो फिर तो ये कोर्ट का भी टाइम ज़ाया हुआ, उन क्लाइंट और वकला का टाइम भी ज़ाया हुआ, सबका टाइम ज़ाया हुआ। तो इस वजह से पहले किसको देखा जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को पहले डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिस्कस किया जाता है। अब सीपीसी की जो न्यू अमेंडमेंट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो पार्टीज़ हैं वो अपने इशूज़ जो है ना प्रपोज करके लेके आएंगी कि हमारे 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 ये इशूज़ हैं, ठीक है। तो उनके बिना पे फिर कोर्ट देखेगी कि वाकई ये इशूज़ वैलिड हैं कि नहीं हैं। अब जो रूल नंबर 3 है ऑर्डर 14 का, ठीक है, अब रूल नंबर जो इसका रूल 2 है वो किसके बारे में बताता है आपको, इशूज़ ऑफ फैक्ट एंड इशूज़ ऑफ लॉ। इशूज़ ऑफ लॉ कह दें या क्वेश्चन ऑफ लॉ कह दें, बोथ आर सेम। अब देखें आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से आप इश्यूज़ को फ्रेम कर सकते हो। अब कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जो पार्टीज़ की तरफ मतलब एक दूसरे के ऊपर लगाया गया है ओथ के ऊपर, कोई भी एलिगेशन जो ओथ के ऊपर लगाई जाती है तो उसको प्रूफ वो उसके बिना पे हम क्या करते हैं, इश्यूज़ को फ्रेम करते हैं। और दूसरा क्या है, एलिगेशन मेड इन प्लीडिंग्स। प्लीडिंग मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब एलिगेशन जो प्लीडिंग में लगाई जाती हैं उसके बिना पे इश्यूज़ को फ्रेम किया जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं इसका भी डिटेल्ड लेक्चर्स जो भी हैं उसके साथ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी वो मैं केसेस को अपलोड कर दूँ ताकि ये चीज़ें आपको सही तरीके से समझ आ जाएँ। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इश्यूज़ को कैसे फ्रेम किया जाता है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से मटेरियल्स में से हम इश्यूज़ को फ्रेम कर सकते हैं। 2 केस लाज हैं, अगर वो आप उनसे गो थ्रू कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। रूल 4, अब जो कोर्ट होती है, कोर्ट के पास पावर होता है कि वो विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकती है। अब कोर्ट देख रही है कि भाई हमें इस फलाने बंदे को, फलाने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना लाजिम है। अब देखें हमने क्या पढ़ी थी, सीरीज़ एक पढ़ी थी कि वो जो हमने विटनेस को बुलाना है डॉक्यूमेंट पेश करने, वो तो बाद में पेश करने, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और प्लेंटिव की तरफ से या उसकी डिफेंड की तरफ से वो बाद में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इश्यूज़ फ्रेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू फ्रेम होने से पहले एग्जामिनेशन की जा रही है कोर्ट की तरफ से। तो वो कोर्ट क्यों करती है, कोर्ट को ये ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम अगर इशू को फ्रेम नहीं कर सकते सही तरीके से, या कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इशू को सही तरीके से फ्रेम करने के लिए, तो वहाँ पे आप किसी भी विटनेस को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप विटनेस कर सकते हो। कोर्ट के पास अख्तियार है कि उसको वो विटनेस कर सकती है अंडर रूल 4 ऑफ द ऑर्डर 14। पावर टू अमेंड स्ट्राइक आउट इशूज़। अब जो इश्यूज़ बनाए गए हैं, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है तो उसको हम स्ट्राइक आउट कर देंगे। पावर टू अमेंड, अब कोई उसको चेंज करना है अपने इशू को, अमेंड करना है इशू को, तो वो भी कोर्ट कर सकती है, कोर्ट के पास अख्तियार है। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया था ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आपने पार्टीज़ को इम्प्लीट करना है, ठीक है। आपने किसी पार्टी को इम्प्लीट किया तो देखिए पहले पार्टी कौन सी थी, ए ने किसके खिलाफ दायर किया हुआ था, बी के खिलाफ। अब ए ने किसको इम्प्लीट किया, सी को, तो ज़ाहिर बात है अब फैक्ट्स और इश्यूज चेंज हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आपने अंडर इश्यूज़ को आप कैसे अमेंड कर सकते हैं, ऑर्डर 14 रूल 5। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ऑर्डर 1 रूल 10, ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 17 और ऑर्डर 14 रूल 5, सब किसके बारे में डील करते हैं, अमेंडमेंट के बारे में डील करते हैं। जो ऑर्डर 1 रूल 10 किसकी अमेंडमेंट के बारे में, अमेंडमेंट ऑफ पार्टीज़। ऑर्डर 6 रूल 17 किसके बारे में, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अब प्लीडिंग्स में मतलब आप उसके अंदर उसकी बॉडी में आप चेंज कर सकते हैं, उसके फैक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और जो ऑर्डर 14 रूल 5 किसमें, आप इश्यूज़ को अमेंड कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते लेकिन कोर्ट कर सकती है, ठीक है, कोर्ट के पास अख्तियार होता है। ये दोनों जो होती है ये किसके पास अख्तियार होता है, क्लाइंट्स के पास, पार्टीज़ के पास। लेकिन ये जो ऑर्डर 14 रूल 5 ये किसके पास अख्तियार है, कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो किसी भी इशू को अमेंड या स्ट्राइक आउट कर सकती है। रूल 7 किसके बारे में डिस्कस करता है, कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री। कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री, अब एक एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट को कोर्ट को शो किया जाता है कि भाई हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, हम इस एग्रीमेंट में राज़ी हैं,
तो हमारे बीच में ना एक मुआहदा हो गया, आप फैसला सुना दें, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री। कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री के ऊपर कोर्ट फैसला सुनाती है। अब जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है, वो अपने पास बहुत सारे पावर्स अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, दोबारा फ्रेश सूट फाइल करने का, ठीक है, ये सारे के सारे वो बाद में मतलब यूज़ कर सकता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा था कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री को आप अपील नहीं कर सकते। जो कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री आप जब लेते हैं तो आप दैट इज़ नॉट अपीलेबल, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री इज़ नॉट अपीलेबल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपके पास तीन अख्तियारात हैं कि आप जब कॉम्प्रोमाइज़ डीड पे साइन करते हैं तो आप अपना पावर टू फाइल फ्रेश सूट अपने पास रखते हैं। जब वो अगर आपने पास रख लिया, आप फॉर सपोज आपने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ डीड पे आपने साइन कर दिया, उसके बाद अगला बंदा को उसको कोर्ट के जजमेंट के बाद फुलफिल नहीं करता, अब तो ना इधर करे ना उधर करे, क्यों? बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री तो अपील नहीं हो सकती। तो आप क्या करते हैं, आप अपने पास एक राइट अपने पास रख लेते हैं और आपको अख्तियार है कि आप वो राइट अपने पास रख सकते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री के बाद मेरे पास ये अख्तियार होगा, मैं अपने पास ये अख्तियार रखता हूँ कि मैं फ्रेश सूट फाइल कर सकता हूँ। उसके ऊपर जब साइन हो जाएगा फिर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, और उसके बाद आप कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री के डिग्री के ऊपर अगर आपको अपना रिलीफ नहीं मिलता तो आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, अपील कर सकते हैं या उसके साथ साथ आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर 15 डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग। अब देखें, रूल 1 और रूल 2 यहाँ पे ये कहते हैं डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग। डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग, जो सूट होता है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है फर्स्ट हियरिंग में। क्यों? जब आपने आप पहले भी बताया था, जब पार्टीज आर नॉट एट इशू, ठीक, उनके बीच में कोई मसला ही नहीं है, वो राज़ी हो गए, ठीक है, जो डिफेंडेंट है वो आके मान लेते हैं सारे क्लेम्स प्लेंटिफ के, तो फिर पार्टीज आर नॉट एट इशू। फिर जजमेंट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, जजमेंट ऑन एडमिशंस, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है और फिर जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है। अब रूल 2 इसका जो कहता है, ये तो रूल 1 है, पार्टीज नॉट एट इशू। रूल 2 ये है जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और फॉर सपोज 5 डिफेंडेंट है और उनमें से 3 जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ का, मुद्दई का दावा मानने के लिए तैयार होते हैं और वो मान भी लेते हैं, ठीक है, तो उस हद तक उन 3 की हद तक मुद्दई के हक में फैसला किया जाता है। बाकी जो 2 रह जाते हैं उनके फिर आगे कार्रवाई की जाती है। ऑर्डर 16। अब ये जो है ना, मैं पहले भी आपको बताया था कि हमने बेसिक और मेन ऑर्डर और उसके साथ साथ उनके जो मेन रूल्स हैं हमने वो डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे जो रूल 3 कहता है कि भाई अगर पार्टीज़ इशू पे होंगी तो इश्यूज़ को फ्रेम किया जाता है, इश्यूज़ को फ्रेम करने के बाद फिर उनसे फिर आगे जो कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीजर होता है पूरा ट्रायल का, उसको फॉलो किया जाता है। अब ऑर्डर 16 कहता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। अब आपने विटनेसेस को बुलाना है और उसको उनकी अटेंडेंस के लिए आपने बुलाना है उनको, तो आपने उनको समन्स भेजने हैं, ठीक है। अब देखें, जब रूल 1 इसका ऑर्डर 16 का ये कहता है कि विद इन 7 डेज आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ यू हैव टू सबमिट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, ठीक है। आपने फहरसत गवाहान, जिसको उर्दू में हम फहरसत गवाहान, इंग्लिश में लिस्ट ऑफ विटनेसेस कहते हैं, वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बाद आपने 7 दिनों के अंदर कोर्ट में जमा करानी होती है। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। अब देखें, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ मतलब के बाद कितने दिनों में, या जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है वो कब दी जाती है, तो आप कहेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बाद या 7 दिनों, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद 7 दिनों के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसका रूल 1 और रूल 1 सब रूल 2 ये कहता है कि अगर आपने सबमिट नहीं किया 7 दिनों के अंदर आपने अगर सबमिट नहीं किया 7 दिनों के अंदर तो फिर आपसे जो ये फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं ली जाती। इस वजह से कहते हैं जब सिविल केसेस में कभी भी आपसे बाद में कोई लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं ली जाता। दिस इज़ अ पीनल एक्शन, ठीक है, दिस इज़ अ पीनल एक्शन फॉर योर फेल्यूर। जो आप फेल हो गए अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड करने में, तो पीनल एक्शन क्या है? रूल 1 सब रूल 2 वो आपको ये कहता है कि भाई अगर आपने विटनेस की लिस्ट नहीं दी 7 दिनों के अंदर, उसके बाद आपसे कोर्ट आपसे वो दोबारा आप किसी को उन गवाहों को आप कोर्ट में नहीं ला सकते। अच्छा जी, रूल 5 इसी ऑर्डर का, इस ऑर्डर 16 का रूल 5 ये कहता है कि आपने विटनेस को बताना है
समन में लिख के या आपने किसी ज़रिए उसको बताना है आपने कब आना है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और किधर आना है, ठीक है। तो ये समन आपने उसको भेजना है और समन में ये सारी की सारी डिटेल्स आपने उसको प्रोवाइड करनी है। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर 14 जो है ना, किसके बारे में, इश्यूज़ के बारे में। उसमें हमने 2 इश्यूज़ डिस्कस किए कि फ्रेमिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। उसमें फिर हमने रूल 3 को कि मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, उसके साथ साथ रूल 4 कि भाई हम उसको आपको आपके पास सवाल आ जाए, क्या कोर्ट के पास अख्तियार है, क्या कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ से पहले एग्जामिन करे। हाँ भाई बिल्कुल अख्तियार है। ऑर्डर 14 रूल 4 के तहत जब वो इश्यूज़ को सही तरीके से फ्रेम नहीं कर सकती या उसको लगे, कोर्ट को लगे कि भाई इश्यूज़ को फ्रेम करने के लिए मुझे इस फलाने बंदे की और फलाने डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तो कोर्ट उसमें कर सकती है। उसके बाद उसको पावर टू अमेंड, हाँ भाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इश्यूज़ को अमेंड भी कर सकती है ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत। और रूल 17 किसके, रूल 7 ऑर्डर 14 रूल 7 किसके बारे में, कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री। कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री इज़ नॉट अपीलेबल। हाँ अगर वो जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपने पास अख्तियार रख लेता है कि हाँ भाई मैं इसको फिर बाद में क्या कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, तो फिर वो उसके बाद वो अपीलेबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अपीलेबल। ऑर्डर 15 डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग, जब उनके बीच में कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, वो दावा कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, तो बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है। आप क्यों मतलब कोर्ट में इतना ट्रायल वगैरह का सिस्टम रखते हैं, ताकि वो जो हम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम वो अपने इल्ज़ाम प्रूफ कर सकें। अगर अगला बंदा आके वो इल्ज़ाम मान लेता है तो फिर उसको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो अपने क्लेम्स को एडमिशन कर रहा है, ठीक है, सो अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम क्या कहते हैं, जो उसके ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम हैं वो अपने सर ले रहे, कबूल कर रहे हैं, तो उसके बाद इश्यूज़ और बाकी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस उस डायरेक्ट उसी के क्या कहते हैं बिना पे क्या हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगी। अच्छा, ऑर्डर 16 समनिंग ऑफ विटनेसेस। अब इसमें लिखा गया है कि भाई जब विटनेस आएगा उसको आपने TA DA वगैरह सब कुछ देना है, आपने विटनेस का सारा ख्याल रखना है, आपने विटनेस के जो भी अखराज हैं वो किसने उठाने होते हैं, जो उसको बुला रहा है, चाहे डिफेंडेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो। ऑर्डर 16 का रूल 10 कहता है जब कंप्लाई नहीं करेगा विटनेस समन के मुताबिक, जब कंप्लाई नहीं करेगा मतलब उसको कहा गया कि भाई आपने फलाने एविडेंस लाने हैं, फलानी तारीख को लाने हैं, फलानी जगह पे लाने हैं, अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ फिर वारंट और उसके बाद अटैचमेंट भी की जा सकती है। और जब वो आ जाता है, ठीक है, जब अटैचमेंट आ जाता है तो उसकी क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें, अगर वो समन से कंप्लाई करता है और वो कोर्ट में आ जाता है तो उसकी अटैचमेंट क्या होती है, विथड्रॉ की जाती है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। और रूल 12 ये कहता है कि जब वो आए ही ना, ठीक है, एक तो होता है समन्स के साथ कंप्लाई ना करना, वो कौन सा रूल करता है 10 कि भाई आपने फलानी डेट को आना था, आप नहीं आए, आपने मतलब कैसे आप उससे पहले आ गए, उससे बाद में आ गए, आपने फलाने डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे, आप वो नहीं ला रहे, तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट और उसके बाद अटैचमेंट का आपके खिलाफ ऑर्डर इशू किया जा सकता है, ठीक है। और रूल 11 के तहत अगर आप आ जाते हैं, आप अपीयर होते हैं और ठीक है, अटैचमेंट फिर क्या हो जाती है, अगर आप कंप्लाई करते हैं तो फिर अटैचमेंट क्या हो जाती है, विथड्रॉ हो जाती है। उसके बाद रूल 2 कहता है कि जब फेल मतलब वो नहीं आता, अपीयर ही नहीं होता, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स और ये बाकी चीज़ें तो बुलाने के बाद की बात है, वो अपीयर नहीं होता तो फिर क्या होगी, फिर भी अटैचमेंट नहीं होगी, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। अब उसके बाद ऑर्डर 17 एडजमेंट्स। अब आप सुनते होंगे ना कि अक्सर कहा जाता है कि ये अगली पेशी को या इसकी नेक्स्ट डेट ये है, नेक्स्ट तारीख ये है, तो वो एडजमेंट्स, ठीक है। अब एडजमेंट्स अब कोर्ट ग्रांट कर सकती है एडजमेंट्स, ठीक है, उसका टाइम दे सकती है। अब जब रूल 1 के तहत, ठीक है, और उसके बाद रूल 2 क्या कहता है, नाइदर पार्टीज अपीयर ऑन एडजेंट हियरिंग्स। अब देखें जब कोर्ट के पास अख्तियार है, कौन देता है अख्तियार, ऑर्डर 17 रूल 1 कि कोर्ट पार्टीज को टाइम दे सकती है कि भाई आप थोड़ा टाइम ले लें और आप नेक्स्ट हियरिंग में आके अपने गवाहान, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सही तरीके से तैयारी या अपने मतलब कोई भी किसी भी पॉइंट को आप सही तरीके से तैयार करके आ सकते हैं। अब क्या होता है, आपको एडजेंट हियरिंग मिल गई, ठीक है, आपको नेक्स्ट डेट मिल गई, लेकिन उस नेक्स्ट डेट पे कोई पार्टी नहीं आती, तो सूट क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ, ठीक, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सूट किया जाता है, डिसमिस किए जाते हैं। उसके बाद रूल 3 क्या कहता है, आइदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस। अब फॉर सपोज आपने गिवन डेट पे, गिवन हियरिंग पे आपने एविडेंस प्रोवाइड करने थे, आपने एविडेंस नहीं दिए, आप एविडेंस देने से कासिर थे, या कोई वजह से किसी वजह से आप एविडेंस नहीं दे पाते, तो कोर्ट आपको जो राइट ऑफ एविडेंस है उसको क्लोज कर देती है किसी भी तरफ से।
ठीक है। जब आप राइट ऑफ एविडेंस नहीं दे सकते तो आप अपने केस को कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप अपने केस को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। जब आप डिफेंड नहीं कर सकते, जब आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट दूसरी पार्टी होगी उसके हक में फैसला चला जाएगा, फिर आपके पास अपील का जाके ऑप्शन बचता है। अब राइट ऑफ एविडेंस कब क्लोज होगा, जब आपको हियरिंग दी गई है और आप उस हियरिंग पे, अर्जेंट हियरिंग पे या किसी हियरिंग पे आपने क्या कहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर सकते, आप एविडेंस नहीं पेश कर सकते, तो आपका राइट ऑफ एविडेंस क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जैसे कि आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, किसके लिए, रिटन स्टेटमेंट के लिए। अगर रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर नहीं देते तो आपका रिटन स्टेटमेंट का जो राइट है, राइट टू डिफेंस, ठीक है, एक होता है राइट ऑफ एविडेंस और एक होता है राइट टू डिफेंस, आपका वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा जब आप विद इन द टाइम वो प्रोवाइड नहीं करते कोर्ट में। ऑर्डर 17 रूल 3 को मिला के किसके साथ मिला के पढ़ना है, ऑर्डर 8 रूल 10। अब ऑर्डर 8 रूल 10 किसके बारे में, राइट ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब हमने कहा था आपने 30 दिन के अंदर, और अगर चेक डिसऑनर का केस है तो उसमें 10 दिन के अंदर, अदरवाइज 30 डेज के अंदर, डे ऑफ अपीयरेंस के बाद जब कोर्ट में जाते हैं, जब समन आपके पास आता है और पता लगता है, तो फिर आपने फर्स्ट हियरिंग पे अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने एविडेंस रिटन स्टेटमेंट जमा करने होते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। और जब ऑर्डर 17 रूल 3 वो कहता है एविडेंस आपने पेश करनी है, अगर आपने एविडेंस पेश नहीं किए, किसी भी एक पार्टी ने पेश नहीं किए, तो उसका राइट ऑफ एविडेंस क्लोज हो जाएगा। अगर आपने 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट नहीं दी तो आपका राइट ऑफ डिफेंस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। उसके बाद ऑर्डर इसको देख लेते हैं। अगर देखें यहाँ पे एक थोड़ी सी माइन्यूट टेक्निकल चीज़ है, वो आप समझनी है। डिफेंडेंट और काउंसिल दोनों जाते हैं, सॉरी दोनों नहीं जाते, दोनों क्या करते हैं, दोनों नहीं जाते, तो वो क्या होगा, एक्स पार्टी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, एक्स पार्टी डिसीजन आ जाएगा, आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, अब डिफेंडेंट नहीं जाता लेकिन काउंसिल जाती है, डिफेंडेंट नहीं जाता लेकिन काउंसिल जाती है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑर्डर 17 रूल 3, तो आपका राइट ऑफ एविडेंस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब प्लेंटिफ जाता है और काउंसिल, सॉरी दोनों नहीं जाते, प्लेंटिफ भी नहीं जाता और काउंसिल भी नहीं जाता, तो उसके बाद नॉन प्रोसिक्यूशन क्या हो जाती है, नॉन प्रोसिक्यूशन। और उसके बाद क्या होता है, प्लेंटिफ नहीं जाता लेकिन उसकी काउंसिल जाती है, तो उसमें भी क्या होगा, ऑर्डर 17 रूल 3। तो इसमें आपके पास रेमेडी क्या है, अपील की रेमेडी है। अगर आपने अपील से बचना है, आपने दोबारा देखे एक्स पार्टी और नॉन प्रोसिक्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा एप्लीकेशन दे के ही उसको रजिस्टर करा सकते हैं या अपनी एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर सकते हैं। लेकिन अपील का एक लंबा प्रोसेस है, वो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी अलग से कॉस्ट होती हैं। लेकिन एक्स पार्टी और जो नॉन प्रोसिक्यूशन के बिना पे कोर्ट जजमेंट देती है, उसको रजिस्टर करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अपील। तो इस वजह से क्या करते हैं लोग, जब तैयारी से नहीं होती है, जब एविडेंस नहीं होता, तो ना डिफेंडेंट जाता है, ना उसकी काउंसिल जाती है, ना प्लेंटिफ जाता है, ना उसकी काउंसिल जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, नॉन प्रोसिक्यूशन होती है, और एक्सपर्टी होती है, तो उसको एप्लीकेशन के जरिए फिर रजिस्टर किया जा सकता है। ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ द सूट और एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। अब कहाँ शुरू करेंगे, किसका हक शुरू करने का किसका है, प्लेंटिफ का। जनरल रूल ये है कि प्लेंटिफ ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उसको पॉजिटिव प्रूफ के साथ वो क्या करे, प्रूफ करे, ठीक है। ये राइट टू बिगिन रूल 1 डिस्कस करता है कि भाई किसने सूट को किसने स्टार्ट करना है, प्लेंटिफ ने। अब यहाँ पे जो रूल नंबर 18 है उसका मेन इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, 11 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय द कोर्ट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब ये ऑर्डर 17 और रूल 3 और ऑर्डर 8 रूल 10 जब ये हम पढ़े हैं, अगर वो अपने टाइम के अंदर अंदर ना रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं ना एविडेंस दे रहे हैं, तो उनको नोटिस जाता है। और नोटिस मैंडेटरी, जो कोर्ट की तरफ से नोटिस क्या होता है, कोर्ट के लिए नोटिस भेजना मैंडेटरी होता है और वो सर्व करता है एज अ वार्निंग। अगर आपने उस नोटिस के बावजूद भी कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट और उसके साथ साथ आपने राइट ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाए, तो आपका राइट ऑफ एविडेंस और रिटन स्टेटमेंट का हक क्या हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब रूल 11 जो है ऑर्डर 18 का, जैसे अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो ये कह सकता हूं कि जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कौन ऑब्जेक्शन उठाता है, एक वकील दूसरे क्लाइंट के जब सवाल कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्शन उठाता है, तो वो अब कोर्ट का अख्तियार होता है कि उस ऑब्जेक्शन को अलाउ करे या उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करे, ठीक है। अगर अलाउ करेगी तब भी वो रीज़न बताएगी, अगर डिनाई करती तब भी रीज़न बताती है, या वो उसी टाइम कोर्ट अपना सवाल लिख लेती है,
ठीक है। सवाल लिखने के बाद कोर्ट फिर उसको देखती है कि वाकई ये पूछा जाए तो क्यों पूछा जाएगा, अगर ना पूछा जाए तो क्यों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। या वो जब जजमेंट प्रोनाउंस कर रही होती है कोर्ट, तब वो देखती है कि वो जो सवाल पूछा क्या था वो रेलिवेंट था कि नहीं था। तो ये किसके बारे में है, जो ऑब्जेक्शन आप उठाते हैं रूल 11 उनके बारे में ये रिलेटेड है। अब इसके बाद जो ऑर्डर है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ऑर्डर 20 डील्स विद द जजमेंट एंड डिक्री। अब जजमेंट और डिक्री कब प्रोनाउंस की जाएगी, जब एविडेंस क्लोज किया जाता है। जब एविडेंस क्लोज किया जाता है तो एविडेंस आपने एक कोर्ट एक डेट देती है और वो 15 दिनों से ज़्यादा ना हो आर्ग्यूमेंट्स के लिए। किसके लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए। आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए कोर्ट एक डेट फिक्स करती है जो 15 दिन से ज़्यादा ना हो, 15 दिन से लेट ना करे, तो वो उसको आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए जब डेट फिक्स करती है। अब आर्ग्यूमेंट सुनते ही कोर्ट एट वंस कैन प्रोनाउंस जजमेंट और वो एक फ्यूचर डेट फिक्स कर सकती है, ठीक है। एक और बताता है रूल 1 सब रूल 2 उसका। अब रूल 1 क्या कहता है, 15 दिनों के अंदर अंदर आपने आर्ग्यूमेंट सुनने हैं, उसके बाद आपने आर्ग्यूमेंट सुन के एट वंस जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं और आप उसके लिए कोई फ्यूचर डेट भी दे सकते हैं। अब देखें जजमेंट जो देनी है जज ने वो उसने लिख ली है, उसके बाद वो क्या होता है रिटायर, ठीक है। जब रिटायर हो गया और उसने नहीं अनाउंस की तो उसके जगह पे जो बंदा आएगा उसने आके वो जजमेंट अनाउंस कर देनी है, सिंपल। रूल 3 करेक्शन ऑफ जजमेंट। अगर जजमेंट में कोई मिस्टेक है, मतलब कोई जहाँ पे आपने 53 लिखना था आपने 52 लिख दिया है, 63 लिख दिया है, 73 लिख दिया है, तो उसको छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं उसको आप ठीक करने के लिए आपको रूल 3 ऑथराइज करता है, पावर देता है। और उसके साथ रूल 6 क्या करता है कि जो कंटेंट्स ऑफ डिक्री है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आती है जजमेंट, जजमेंट के बाद क्या आती है डिक्री, ठीक है। डिक्री को जज देखता है, उसको इंडोर्स करता है, उसको साइन करता है। जब डिक्री साइन हो जाती है तो उसके बाद आपने गिनना है किसका वक्त, अपील का। अब फॉर सपोज अब कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जजमेंट के बाद अगर 30 दिन गुजर जाएँ, ठीक है, जजमेंट के बाद अगर 30 दिन गुजर जाएँ और आपकी मतलब 30 दिन गुजर जाए, आप अपील कर सकते कि नहीं कर सकते, आपके पास अपील का टाइम है कि नहीं है। आप कहेंगे अपील का टाइम जो होता है वो जजमेंट के बाद नहीं बल्कि डिक्री के बाद गिना जाता है। तो हमने अपील कब से गिननी है, जब डिक्री जिस दिन प्रोनाउंस हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमने अपील करनी है। रूल 9 कहता है डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होगी उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अपनी डिक्री में लिखनी है ताकि जब एग्जीक्यूशन वाले उधर जाएँ तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा सकें। तो रूल 9 क्या कहता है, डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने सारी की सारी डिटेल्स वगैरह देनी है ताकि वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। अब एग्जीक्यूशन क्या होती है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ऑर्डर 21 जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है रूल, वो है 11 कि भाई आपने एप्लीकेशन देनी है ओरल और रिटन, ठीक है। और उसका सारा का सारा जो टेबुलर फॉर्म में एक एप्लीकेशन होती है जिसके कंटेंट्स रूल नंबर 11 में बताए गए हैं। आप ओरल भी दे सकते हैं अगर वो किसके लिए एग्जीक्यूशन किस चीज़ के लिए, मनी के लिए। अगर दूसरी चीज़ों के लिए है तो आपने क्या करनी है, रिटन एप्लीकेशन आपने फाइल करनी है, ठीक है। अब आपने वो एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करनी है, वो फॉर्म आपको कौन सा होगा, सेक्शन 38 एंड 39 वो बताते हैं आपको, सेक्शन 38 एंड 39 ऑफ CPC, ठीक है। वो क्या बताएंगे, या आप सेम कोर्ट में जहाँ अगर वो प्रॉपर्टी उसी सेम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है तो आप उसी में मतलब एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर सकते हैं। अगर वो किसी कोर्ट ने किसी और जुरिस्डिक्शन के में है तो कोर्ट वो किसी दूसरी कोर्ट को अपना केस एग्जीक्यूशन के लिए क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। जब ट्रांसफ़र करेगी दूसरी कोर्ट क्या कहलाती है, ट्रांसफरी कोर्ट कहलाती है। फिर या आपने उस सेम कोर्ट में अगर उसी जुरिस्डिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी है या उस ट्रांसफरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है तो आपने वहाँ पे जाके एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन आप करते हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर, फॉर सपोज आपको कहा गया था कि भाई ए के जो XY लैंड है उसको आपने क्या करना है, कब्जा छुड़ा के किसको देना है, आपने B को देना है। अब वो जो एग्जीक्यूशन वाले जा रहे हैं वो ZB क्या कर रहे हैं, ZB प्रॉपर्टी जो एक प्रॉपर्टी वो भी B को दिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर जो बंदा है A, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा, एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या करता है, ऑब्जेक्शन उठाता है। वो ऑब्जेक्शन कौन सा उठाएगा, कौन से रूल के तहत, अंडर सेक्शन 47 के तहत। फिर अगर आपको
ऑब्जेक्शन है या कोई आपने अपील वगैरह करनी है तो आपने रूल 26 के तहत आपने एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या करना है, स्टे लेना है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स थी। तो ये आपको अभी आइडिया हो गया होगा कि ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 21 तक सीपीसी के ऑर्डर्स क्या कहते हैं, कौन कौन से रूल्स को डिस्कस करते हैं। मतलब ये बेसिक आपका पूरा एक प्लान से लेके जजमेंट तक, एग्जीक्यूशन तक एक पूरा उन्होंने तरीक़ाकार बता दिया। अब हमने नेक्स्ट जो है इससे फर्दर चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब जैसे कोई भी चेक डिसऑनर होता है, रूल 20 कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, उसको हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या होती है प्लेंट, क्या प्लेंट होगी। उसके बाद अगर एप्लीकेशन मतलब स्टे की ज़रूरत है तो एप्लीकेशन ऑफ स्टे होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड देन इश्यूज़। तो ये पहले 5 ये स्टेप्स हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले प्लेंट पढ़ा, स्टे एप्लीकेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ी, इंशाल्लाह वो हमने आगे डिस्कस करनी है। रिटन स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, ऑर्डर 8। हमने एप्लीकेशन नहीं पढ़ी तो इस वजह से रिप्लाई एप्लीकेशन भी हमने नहीं पढ़ी। और उसके बाद हमने इश्यूज़ ऑर्डर 14, 8 और इसमें ऑर्डर 7। उसके साथ साथ हमने प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्लेंटिफ ओरल एविडेंस और प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हमने ऑर्डर 18 में पढ़े हमने। उसके बाद डिफेंडेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिफेंडेंट ओरल एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट ऑर्डर 20, ये ऑर्डर 20, ऑर्डर 18। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ये देखो ये पूरी स्कीम होती है किसी भी सिविल सूट की। पहले क्या होगी, प्लेंट होगी, प्लेंट के बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टे एप्लीकेशन, रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन और इश्यूज़ के बाद प्लेंटिफ्स ओरल एविडेंस, प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंडेंट ओरल एविडेंस, डिफेंडेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट, जजमेंट, और उसके बाद हमने एंड पे हमने एग्जीक्यूशन को ऑर्डर 21 को डिस्कस किया। सो दीज आर द वेरी important orders and important rules till order 21. From order 1 and to 21 we have discussed the important rules and important orders of the CPC. Inshallah this was the first lecture or the first series of the lectures on fingertips for the CPC.